जैसे हम लोग स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो जो फेवरेट मैडम होती हैं या फेवरेट टीचर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली फूल लेके जाते थे। तो अभी भी ये प्रथा चलती है या अब ये धीरे धीरे लुप्त होती नज़र आ रही है? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही लाइमलाइट में एक जो टॉपिक चल रहा है वो है सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती, जिसके लिए करीब 12,000 पदों की घोषणा हुई है। आप सभी को ये बात पता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विशेष संवाद की कड़ी में हम आपके सामने लेके आए हैं एक सेलेक्टेड मैम को, जो आपके अंदर बहुत सी जो शंकाएँ चल रही हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो चलिए मिलते हैं मैडम से। मैडम वर्तमान में पाली में पदस्थ हैं और वे एक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मिलते हैं मैम से, जिनका नाम है मिस नेहा राठौर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या क्लासेस में। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा राठौर है और मैं माखनपुर पाली में सहायक शिक्षिका के तौर पे पदस्थ हूँ। तो मैम कैसा लग रहा है एक शिक्षिका के पद पे आपको? तो बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है मैम, क्योंकि टीचर बनना मतलब अपने आप में एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको आप कैसे सरवाइव करते हैं, उसको एक टीचर को आपको जीना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जो मैं अभी फील कर रही हूँ। तो मैम आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं? मैम आप सहायक शिक्षिका हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है अपना 1 to 5th क्लास के बच्चे हैं उनको अपने। मैम अभी बच्चे बहुत ज़्यादा इस फील्ड पे आना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में तैयारी करने के लिए एक बच्चे के अंदर क्या गुण होने चाहिए या किस तरीके से उसको तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचरशिप जो होती है, तो आपको क्या है कि आपके में एक जुनून होना चाहिए कि आपको पढ़ाना है, कि आपके हाथ में एक बोल सकते हैं फ्यूचर है, पूरे देश का फ्यूचर है। और आप एक बार टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, शिक्षिका बन जाते हैं, तो आपको कितनी पीढ़ियों को आप पढ़ाएंगे। तो ये नहीं है कि हमको एक जॉब पाना है उस पर्पज़ से हम इस फील्ड में आए। ये है उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें कुछ करना है और बहुत फ्यूचर को सिक्योर करना है बहुत लोगों के। तो मैम आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको एक शिक्षिका बनना है? क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन हैं, लेकिन एक शिक्षक के पद को दुनिया का सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता है। तो आपके मन में ये धारणा कहाँ से आई कि मुझे एक शिक्षिका बनना चाहिए और समाज में एक शिक्षिका के रूप में सेवा देनी चाहिए? बस मैम ये था कि जैसे आप जहाँ पढ़ रहे हैं है ना, वहाँ के टीचर्स को आप देख रहे हैं वो कितना मतलब ज्ञान वाले हैं या उनके में कितनी सारी टैलेंट्स हैं बोल सकते हैं, उनसे आप सीख रहे हैं है ना। और एक मेरा हैबिट था कि मैं कभी ना बीच बीच में मतलब पढ़ाते ही रहती थी। जैसे अपने घर में बच्चों को पढ़ाना हो गया या जैसे मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मैं ट्यूशन क्लासेस ले रही हूँ। तो पढ़ाना एक मतलब शिक्षक बनना आपके खून में बसा हुआ था कि बस बनना ही है ऐसा? और ये था कि आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा समझ पा रहा है, वो मैटर करता है। आपको टीचर आप बन गए हो तो एक रियल टीचर वही है जो फील कर सके। आज जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो फील कर सके कि बच्चा समझ गया है आपको। ये नहीं कि आप पढ़ाए हैं और चले गए, तो बच्चे को समझ आता है, फिर वो और आपसे जुड़ते जाता है, तो एक अलग फीलिंग आती है, फिर आप उस लाइन में बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा हमेशा से एक अच्छा अनुभव रहा है टीचिंग में, तो उसी में मेरा था कि मैं टीचिंग लाइन में ही आगे बढ़ूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैम एक शिक्षिका है और उस पद को पूरी तरह से मैम एंजॉय भी करती हैं। ज़रूरी है कि यदि आप एक प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन को एंजॉय करें। तो मैम इसकी परीक्षा कब हुई थी? इसकी परीक्षा मैम 2019 में था। जो नोटिफिकेशन था मार्च 2019 में आया था और जो पेपर था वो जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ था। और रिज़ल्ट कब तक आ गया था? रिज़ल्ट मैम 2 महीने बाद ही आ गया था, अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट्स आ गए थे। हाँ, प्रोसेस तो जल्दी हो गया था, बस भर्ती जो हुआ है उसमें लेट लगा था। बाकी तो आप को कैसा लगा जब रिज़ल्ट आया तो, और जब सबको पता चला कि हाँ अब मेरे पास जॉब है? आज की डेट में जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात है, तो कैसा लगा सबको सुन के, या आप क्या फील की कि हाँ अब मेरे पास एक नौकरी है, और वो भी वो जो आप हमेशा से चाहती थी, एक शिक्षिका बनना? तब कैसा लगा आपको? वो फीलिंग तो बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों से नहीं कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अलग ही फीलिंग था। आपका एक होता है जॉब पाना, एक होता है आपका ड्रीम जॉब पाना,
तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जॉब से आप सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ड्रीम जॉब से आप जी सकते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी पहले की लाइफ में और अभी के लाइफ में कितना अंतर देखती हैं? अंतर, बहुत अंतर है मैम, डिफरेंस तो हो ही जाता है ना। और वही है कि अब आप क्या, जैसे अब मैं सहायक शिक्षिका हूँ, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कितना कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान बोल सकते, भारत बोल सकते, वहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है चीज़ें, बहुत एजुकेशन जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और अभी 2 साल कोरोना के कारण बच्चे मतलब जीरो पे हैं, तो उनको उठाना, उनको सिखाना, मतलब अलग ही फीलिंग आती है मेरे को तो। एक शिक्षक के हाथ में ही भविष्य है बचपन का, ये तो सही बात। और उनको सिखाना है, और जैसे वो सीखते हैं, तो जब वो मैं कुछ सिखाती हूँ और वो सीखते हैं और समझते हैं उस चीज़ों को, तो अलग मतलब एहसास होता है। उस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, आप ये कहना चाह रही हैं। तो मैम, यदि अभी जो बच्चे हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या इसका सिलेबस क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है? बच्चों को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शंकाएँ रहती हैं, तो आप हमें सबसे पहले यही बता दीजिए कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? जैसे अभी 12,000 जो पोस्ट आ रहे हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि 3 कैटेगरीज होंगी, जैसे कि शिक्षक है, सहायक शिक्षक है और व्याख्याता है। व्याख्याता मतलब वर्ग 1 के लिए, जो आपको 9 to 12 के लिए होती है। शिक्षक है जो कि 6 to 8 के लिए होगा, एंड आपका 1 to 5 के लिए सहायक शिक्षक का पोस्ट होगा। तो सबकी जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। तो मैं आपको सहायक शिक्षक का पहले बताना चाहूँगी। जैसे सहायक शिक्षक की एलिजिबिलिटी है तो उसमें 12th एंड बीएड डीएड। पहले बीएड को मान्यता नहीं थी, बट अब वर्ग 3 और वर्ग 2 में भी बीएड को मान्य कर दिया गया है। तो वर्ग 3 के लिए आपको बीएड, आपका 12th और आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। और स्नातक की भी अनिवार्यता है कि नहीं? स्नातक का कहीं कहीं क्या होता है, वेरिफिकेशन में मांग देते हैं, बट जो वर्ग 3 का पोस्ट होता है वो 12th बेस पे ही होता है। और साइंस और आर्ट दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेस पे होता है, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार साइंस और आर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया है। सहायक शिक्षिका में, सहायक शिक्षक या सहायक शिक्षिका में, उसमें सिर्फ आपको एक मतलब आर्ट या साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, आप सभी के लिए एलिजिबल। ठीक है, बहुत दिनों से ये डिमांड ही है कि कला संकाय और विज्ञान संकाय को अलग अलग दर्जा ना दिया जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आ जाता है वर्ग 2, जो कि शिक्षक का पोस्ट होता है, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए है। इसमें आपका ग्रेजुएशन, बीएड और वर्ग 2 से टेट का क्वालिफाई करना, इतना क्वालिफिकेशन होता है। और इसमें आपका अलग अलग रहेगा, साइंस के अलग पोस्ट रहेंगे, आर्ट्स के अलग पोस्ट रहेंगे। तो इसमें आपको उस तरीके से फॉर्म फिल करना रहेगा। तो मैम, जैसे कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसका सीजी टेट क्लियर होना ज़रूरी है? हाँ, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए सीजी टेट या सी टेट भी दोनों अनिवार्य है जी। तो सीजी टेट में यदि किसी को क्लियर करना है तो उसके कितने नंबर आने चाहिए? अब कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे कि आपका ST SC हो गए हैं ना, तो उनका 60 एबोव में वो क्वालिफाई कर लेते हैं। आपका OBC है तो 75 एबोव वो क्वालिफाई कर लेंगे, और अगर आप जनरल हैं तो आपको 90 एबोव पर मार्क्स लाने। तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं मैम सीजी टेट में? सीजी टेट में 150 मार्क्स रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी, और वो आपका तो मतलब ये पेपर ऐसा है कि निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। बस आप जो भी आप ग्रेजुएशन किए हैं या बीएड किए हैं, क्योंकि आप जो बीएड या डीएड किए रहेंगे तभी आप इस सीजी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपका जो बीएड डीएड का जो आपका प्रिपरेशन था रहेगा, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसको आपने सही से पढ़ा है तो सीजी टेट की अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक समराइज वे में हम ये कह सकते हैं कि आपको सीजी टेट क्लियर करना है, आप स्नातक कर लीजिए और बीएड कर लीजिए, इसके बाद भिड़ जाइए तैयारी में। तो मैम, आपने तैयारी कैसे शुरू की? क्या लगा कि अब मुझे तैयारी करनी चाहिए? तो ये फीलिंग कहाँ से आई और आपने अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे की एक शिक्षिका बनने की ओर? जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है हमें किस दिशा में जाना है, हमारा लाइन कभी क्लियर नहीं होता है। तो जैसे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, फिर मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। तो एमएससी में एडमिशन लेते ही मेरा लाइन मैंने क्लियर कर लिया कि मेरे को टीचिंग लाइन में ही जाना है।
तो फिर जैसे एमएससी करते गए तो उस टाइम पे अपना जो भी पढ़ाई हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमएसपीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसको 100% करिए, क्योंकि आपको कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, चीज़ें वही रहती हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा आपको काम आएगा। जैसे एमएससी हुआ तो अब बीएड किए, बीएड करने के बाद बीएड को प्रॉपर पढ़ा गया है ना, अब बीएड के बाद ही उसी बीच में ही अपना टेट क्लियर हो चुका था और फिर अपना पोस्ट आएगा बोल के पता था, है ना, तो फिर अब उसी के साथ ही साथ मैंने तैयारी शुरू कर दिया था। तो मैम जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बहुत ही हाइप टॉपिक है, मतलब लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है कि इसे पढ़ना कैसे है, इसे कैसे पढ़ा जाए। तो यदि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ही मैं बात करूं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत डाइवर्सिफाइड है, सिलेबस के बारे में तो आप अभी और बताएंगे ही हमको, लेकिन देखा गया है कि इसमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला सेक्शन है इसके लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। चूँकि जैसे ही आपने अभी कहा कि बीएड को अच्छे से करना चाहिए, तो कुछ बच्चे क्या है उस समय ध्यान नहीं देते, फिर बाद में बीएड कैसे करें, मतलब बीएड कर लिए रहते हैं लेकिन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कैसे पढ़ें, इस तरह की बातें रहती हैं उनके मन में। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? जी मैम, क्योंकि आप जैसे आप बीएड का सिलेबस देखेंगे, जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनको सिलेबस पता है, उसमें चाइल्डहुड, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं बीएड में आपको प्रेजेंट है, कम उसमें ही है ना। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको उतनी परेशानी नहीं जाएगी। आपने बीएड में प्रॉपर रेफरेंस बुक्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं तो आपको ईजी जाएगा चीज़ें। उसके बाद क्या है, आपका बाल विकास एक पूरा साइकोलॉजी प्रोसेस है, ये आपको बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है। शब्द आ रहा है बाल विकास, मीन्स आपने बच्चा जब से जन्म लिया है तब से कैसे स्तर वाइज उसका विकास हो रहा है। तो हर एज में उसका जो विकास है, 5 साल की उम्र में वो कैसा है, 2 महीने में वो रोता है, 4 महीने में वो किस चीज़ों को समझता है, 2 साल में फिर वो क्या कर रहा है, उनको उनके साइकोलॉजी को समझना वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पढ़ना या रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप इसको रट नहीं सकते, इसको बस समझने वाली चीज़ें हैं। अपने इन्वायरमेंट से समझिए। आपके जो बीएड के सिलेबस है, बीएड किया हुआ है, उसकी बुक्स मीन्स फार बेस्ट है। मैं अगर बोलूँ तो बीएड की बुक आपके पास है, आपने बीएड को सही से पढ़ा है तो आपको अदर बुक्स की ऐसे ज़रूरत नहीं है। फिर भी मार्केट में अब जैसे अब तैयारी करना है तो हमें एक पर्टिकुलर चाहिए होता है ना, तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जैसे ल्यूटसेन की आपकी आती है शिक्षा शास्त्र करके बुक्स हैं, है ना। तो इस तरीके से और भी हैं, डिस्कस करेंगे हम उसको, और प्रॉपर है वो सब, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें भी। मैम कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है? एग्ज़ाम तो 150 मार्क्स का होगा मैम। तो सिलेबस किस हिसाब से रहता है, मतलब किस एरिया को ज़्यादा पढ़ना चाहिए या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें? जैसे कि अब 150 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो इसमें 30 मार्क्स का आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो गया, 25 का हिंदी और इंग्लिश हो गया, 20 मार्क्स के आपके इन्वायरमेंट रहेगा अगर मैं सहायक शिक्षक की बात करूँ तो, और 10 मार्क्स के कंप्यूटर और 10 मार्क्स के आपके जीएस रहेगा, जनरल स्टडीज़। तो जैसे आप मेजर पार्ट इसका मैं यही है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्यों? क्योंकि 30 नंबर का तो ये होगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का होगा। बट जैसे हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और इन्वायरमेंट बोला है, तो हिंदी इंग्लिश का ग्रामर रहेगा, प्लस हिंदी का शिक्षा शास्त्र रहेगा और इंग्लिश का भी शिक्षा शास्त्र रहेगा, जो पेडोगॉजी कहते हैं हम। मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस, उसके साथ में मैथ्स का भी पेडोगॉजी रहता है। और आपका पर्यावरण रहेगा, उसके भी अपने इन्वायरमेंट के जो भी आसपास की हल्की फुल्की चीज़ें रहती हैं, लाइक पॉल्यूशन वगैरह ऐसे है हल्की, और बट इन्वायरमेंट का भी आपका पेडोगॉजी जो शिक्षा शास्त्र रहता है वो रहता है। तो जैसे 30 नंबर का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो है ही है, उसके साथ में बाकी सब्जेक्ट्स में भी पेडोगॉजी आपको मिल रहा है, तो मेजर पार्ट आपका वही हो जाता है। उसके बाद आपका 10 नंबर का कंप्यूटर है। कंप्यूटर बहुत जनरल नॉलेज में ऊपरी चीज़ें ही पूछती हैं, मतलब जनरेशन वाइज जो क्वेश्चंस रहते हैं, और लाइक कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट कीट्स, बस ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा मेजर पार्ट हो जाता है जीएस का, जो कि 10 मार्क्स के रहते हैं, और वो जो सिलेबस होता है वो ब्रॉड हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप या तो आप थोड़ा सा पहले से पढ़े हुए हैं तो एक रिवीजन कर लीजिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। बाकी चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए।
तो मैम अभी जैसे कोई बच्चा तैयारी करना चालू करता है तो उसे कितने दिन लगेंगे या कितने टाइम में वो अपनी तैयारी को गति दे सकता है और इस पद के लिए तैयार हो सकता है? अब इस वजह से कि अब मेजर चीज़ें हम लोग पढ़ चुके होते हैं मैम। हमने ग्रेजुएशन किया है, आपका अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो ग्रेजुएशन में आपका इन्वायरमेंट ये सब कवर हो जाता है। हिंदी इंग्लिश भी बेसिक्स रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज उसका रहता ही है। और अब बाल विकास शिक्षा शास्त्र बीएड किया हुआ है, थोड़ा बहुत तो चलिए नहीं भी पढ़े फिर भी थोड़ा नॉलेज रहता है। और साइकोलॉजिकली जो नॉलेज होता है वो भी रहता ही है, थोड़ा लोगों में समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 to 4 मंथ अगर एक डेडिकेशन, एक टाइम टेबल के साथ प्रिपरेशन किया जाए तो वो इनफ टाइम है। ठीक है, तो आप सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि 3-4 घंटे यदि डेडिकेटेड वे से पढ़ते हैं तो फिर पद दूर नहीं है कि नहीं? तो चलिए मैडम से इसी कड़ी में आगे बात करते हुए समझते हैं कि मैडम आपने जब तैयारी की तो आपको बहुत कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अरे यार आज नहीं पढ़ना, या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ऐसे बहुत सारे सवाल कई दिन मन में आते हैं। तो आप उनसे कैसे लड़ती थी और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाती थी? ये तो बहुत बड़ा एक फियर होता है कि हम कर पाएंगे, ये सेल्फ डाउट होता है। और लेकिन बस ये है कि आप जितना सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं उसमें आप पढ़िए और अपने पे एक यकीन रखना होता है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लाइक किसी कोचिंग संस्था में चले जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं तो देखते हैं कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, या अपने आप में मतलब डाउट होने लगता है। और अपने से लड़ना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने को फर्स्ट तो आप अपने से फाइट करिए और अपने में ही यकीन रखिए, तो फिर ईज़िली चीज़ें हो जाती है। और जितना ही आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आपको डाउट होते जाएगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ता है तो सेल्फ डाउट बढ़ता है ना? तो सेल्फ डाउट बढ़ता है, तो उससे क्या है, आप पढ़ते जाइए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। जितना आप सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये वही वाली बात है कि लोग कहते हैं हौसला रखिए, वो दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके कदम चूमेगी। तो आप खुद पे विश्वास रखिए तो सब कुछ पॉसिबल है। वही मैडम भी आप लोगों को यही समझाना चाहती हैं कि आप विश्वास रखिए, उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है। आज नहीं तो कल चीज़ें मिलेंगी आपको। तो मैम आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, कहाँ से आप मोटिवेशन लेती थी? हर कोई पढ़ते समय कभी ना कभी तो कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है किसी को किताबों से ही मोटिवेशन मिले, किसी को किसी व्यक्तित्व से मिलते हैं, या किसी को किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के वीडियोस देखने से मिलते हैं। तो आप अपना मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त करती थी? मेरे मोटिवेशन तो हमेशा से मेरे टीचर्स ही रहे हैं, हमेशा से मेरे टीचर्स रहे हैं। जैसे मैं एक ट्यूशन जाती थी, केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ती थी जब अपने ग्रेजुएशन पीरियड पे थी, तो जो मैडम थी उनको मुझसे ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट था। अब आप पे अगर कोई सामने वाला आपसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, मतलब कुछ तो बात आप में होगी। तो बस मेरे टीचर्स जो मेरे पे हमेशा से विश्वास करते थे, तो मैं उस चीज़ से मोटिवेट होती थी। ग्रेजुएशन करती थी फिर भी मेरे टीचर्स, पीजी में भी सब, तो वही जो थे मेरे एक प्रेरणा स्रोत थे, और आज भी मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। हम ये कह सकते हैं कि मैम ने जो पहला सपना देखा वो यही था कि मुझे शिक्षिका बनना है, क्योंकि मैम की बातों से ही ये बात क्लियर है। और आप मैम से जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ले सकते हैं वो यही है कि आप एक शिक्षक कैसे बने, एक कहना चाहिए असलियत में शिक्षक कैसे बने। ये बात मैम से अच्छा मेरे ख्याल से आप लोग को कोई और नहीं समझा पाएगा। और मैम जैसे कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि नोट्स कैसे बनाना है, क्या नोट्स बनाने चाहिए, क्या मतलब बाल विकास के लिए अलग से नोट्स बनाएं, कंप्यूटर के लिए अलग से नोट्स बनाएं। तो इस विषय में आप किस तरह से पढ़ाई करती थी और क्या आप नोट्स बनाती थी हर सब्जेक्ट का? हाँ मैम, एक्चुअली मैं नोट्स बनाती थी, और नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो नोट्स हम बनाते हैं वो लास्ट पीरियड पे आपको रिवीजन के लिए जो 2 दिन 4 दिन बचा होता है, तो रिवीजन के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर आप फिर शुरुआत से पूरी चीज़ों को आप कंटिन्यूसली में नहीं पढ़ सकते, तो मैं तो मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जैसे नोट्स बना रहे हैं तो उसके बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो आप जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको बनाइए। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं तो आप साइंटिस्ट का नाम याद रखना। मतलब मैं तो कम से कम में 300 से 400 साइंटिस्ट का नाम याद करी थी, और पर मैं उसका नोट्स नहीं बनाई थी। साइंटिस्ट का नाम क्या है, अपने रूम में चार्ट पेपर बनाकर
पूरा उसको वेल फ्रेम करके उसको चिपका दे। आप आते जाते खाते पीते उसको देखते रहिए, आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि वही प्रेशर, जब चीज़ें जो टफ लगती है वो आपको प्रेशराइज करती हैं, फिर नहीं हो पाएगा वाली फीलिंग आती है। तो आप क्या करिए, छोटी छोटी चीज़ें मतलब ऐसे नोट्स बना लीजिए, कुछ चार्ट पेपर्स में बनाइए, अपने रूम में आते जाते जहाँ आपको सहूलियत होती है आप टांग दीजिए, उसको बना लीजिए। कंप्यूटर्स में आप थोड़ा नोट्स बनाइए, क्योंकि ब्रॉड चीज़ें हैं अंदर, है ना, तो आपको ऊपरी चीज़ें पढ़नी है, तो थोड़ा नोट्स उसके भी बना लीजिए। तो ऐसा मैंने मतलब नोट्स बनाया था और वो बहुत हेल्पफुल भी रहे। तो मैम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग CGPSC की तैयारी करते हैं, कोर CGPSC की ही तैयारी करते हैं, वो भी इस विषय के लिए मतलब इस पद के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने भी B.Ed वगैरह करके अब वो भी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, उनको कितनी कठिनाई जाएगी या उनके लिए क्या ये कठिन हो सकता है? एक्चुअली नहीं होगा मैम, क्योंकि आप CGPSC में हिंदी आप पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, है ना। कंप्यूटर भी अगर आप व्यापम वगैरह दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर, और आज के टाइम पे कंप्यूटर की नॉलेज बहुतों को है ही है। अब नहीं नॉलेज नहीं रहेगा तो सर्वाइवल मुश्किल है अभी। तो उन सब चीज़ें हो गई। हिंदी इन्वायरमेंट पढ़ते ही है, क्योंकि साइंस का पोर्शन रहता है, तो बस उनको एक्स्ट्रा हो जाता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो वो मतलब आप अगर किसी पढ़ाई के उस जोन पे जुड़े हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। क्योंकि मैं बोल रही हूँ जैसे जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, साइकोलॉजी है, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने से बना सकते हैं, है ना। और फिर कुछ पढ़ना है तो हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेबस अलग हो जाता है, तो वो आप 2-3 महीने में कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आप CGPSC जो प्रॉपर तैयारी करें, व्यापम भी देते हैं, तो हर व्यापम के हर पोस्ट के लिए कुछ सिलेबस अलग हो जाते हैं, तो आखिर उनको पढ़ते हैं तो वो कवर कर लेते हैं। तो ये भी कवर करना उतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। मैम आपका दिनचर्या कैसा रहता है, क्या टाइमिंग रहती है स्कूल की, और बच्चे लोग के साथ आपको कैसा लगता है, ये आप थोड़ा सा डिस्कस करती तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता। अब स्कूल की टाइमिंग तो 10 to 4 o'clock है ना, 10 से 4 अपना टाइमिंग रहता है। सुबह निकल जाते हैं हम स्कूल के लिए, प्रेयर वगैरह होती हैं, थोड़ा होमवर्क चेक करो बच्चों के साथ। एक्चुअली अब क्या है हमारे मतलब अभी की एजुकेशन पॉलिसी में उनको खेल खेल के पढ़ाना, ऐसे कविताओं के साथ पढ़ाना, ऐसे बहुत सारी अभी नई थ्योरीज हैं, तो वो सब तो ठीक लगता है। बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, जब वो सीखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस चीज़ें हैं उनके साथ में। उनको अब क्या है, अब हमारे पास कुछ है या थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा कम है, तो उसको अगर हम बच्चों को दे रहे हैं और वो सीख पा रहे हैं। जैसे गांव के बच्चे हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास उतनी सहूलियतें नहीं होती है कोई भी चीज़ें कि वो ट्यूशन जा सके या अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, तो अपनी मेहनत मतलब वहाँ 100% आप दीजिए और वो बच्चे भी एक टाइम के बाद बहुत अच्छा कर दिखाएंगे। बस इसी सोच के साथ में चलता है चीज़ें। जैसे हम लोग स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो जो फेवरेट मैडम होती हैं या फेवरेट टीचर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली फूल लेके जाते थे, तो अभी भी ये प्रथा चलती है या अब ये धीरे धीरे लुप्त होती नज़र आ रही है? नहीं, अभी भी चलती है, बच्चे प्यार करते हैं। और जैसे टीचर्स डे हो गया या कुछ बर्थडे वगैरह हो गया तो चॉकलेट्स लाते हैं, फ्लावर्स लाते हैं, तो अभी भी चलती है। तो मैम आप एक अंतिम तौर पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो इस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप कृपया बच्चों को एक बार ये चीज़ समझा दीजिए कि यदि शिक्षक बनना है तो किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो टीचर बनना है तो आपको सबसे पहले तो एक होना चाहिए कि आपको जानना पहले ज़रूरी है कि आप टीचर, आपका उद्देश्य क्या है टीचर बनने को लेकर। क्योंकि 1-2 पीढ़ी का सवाल नहीं है। आप अगर 27, 28, 25 जिस भी उम्र में आपका जॉब लग रहा है, आपको 62 तक आपको पढ़ाना है। मीन्स कितने जनरेशन को आप क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। और फिर वो जो, और अगर शिक्षक सहायक शिक्षक बात स्कूल की ही बात करें तो वो क्या है, बेस है। बेस खराब मतलब पूरा लाइफ खराब है। तो उसमें क्या है, आप उद्देश्य क्लियर करिए और फिर पढ़ाई करिए, मतलब जो भी सिलेबस है अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और आप इजीली इस एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। मैम आपने अपना इतना समय दिया, इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आप लोग इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको जल्द ही प्राप्त होंगे। और मैडम को बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमें टाइम दिया।